नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, और महिलाएं भी 45 साल से 55 साल के उम्र की महिलाओं के लिए। इस उम्र में एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज की टेक्निकल जो परिभाषा है वो ये है, पीरियड बंद होने के बाद 1 साल जब हो जाए तो कहते हैं मेनोपॉज हो गया है। लेकिन ये मेनोपॉज अर्थात पीरियड्स का बंद होना अचानक हो जाएगा, ऐसा रेयर ही होता है। ये होना कुछ वर्षों की प्रक्रिया होती है। आमतौर पे 1 साल से लेकर के 5-6 साल तक पीरियड्स में अनियमितताएं होती है। ये अनियमितताएं पीरियड्स का जल्दी होना, पीरियड्स का लेट होना, पीरियड्स का कम होना, पीरियड्स का ज्यादा होना, पेनफुल होना, रुक रुक के होना, बहुत दिन तक स्पॉटिंग होते रहना और क्लॉट्स होना, कई तरह की समस्याएं होती है और सभी में अलग अलग पैटर्न होता है। और कभी कभी तो पैटर्न बदलता भी है, कभी पीरियड्स कम है तो कभी ज्यादा है, कभी जल्दी है तो लेट भी है। इस तरह से बहुत तरह की जो ये समस्याएं हैं वो महिलाओं को झेलनी होती है। यह किस उम्र में होता है? यह 45 साल से लेकर के 55 साल तक की उम्र में होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 के अराउंड पीरियड्स बंद हो जाते हैं। यह जो समय है, ये कुछ वर्षों का जो समय है, इसे क्लाइमेटिक पीरियड कहते हैं। पीरियड बंद होने के पहले के टाइम को प्री मेनोपॉज और बाद होने के टाइम को पोस्ट मेनोपॉज भी कहा जा सकता है। यह क्लाइमेटिक सिंड्रोम या क्लाइमेटिक पीरियड के समय होने वाली तकलीफें मोस्ट ऑफ द महिलाएं सहन करती हैं। वो शेयर नहीं करती है अपनी समस्याएं, वो झेलती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही कारण है, ये उन्हें मालूम ही नहीं होता। क्योंकि जीवन में यह जो समय है, ये बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने बच्चों की चिंताएं, उनकी शादी की चिंताएं, वो घर से दूर चले गए हैं, वो काम के लिए, पढ़ाई के लिए घर में उनके पास नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस आदि अनेक ऐसी चीजें हैं जो एक साथ घेर रही हैं। तो इस पर ध्यान नहीं जाता है कि यह किस वजह से हो रहा है मेरे साथ। जो कुछ भी होता है वो अगर उन्हें मालूम हो कि यह मुझे किस कारण से है और वो अपनी समस्या को शेयर करें, तो समस्याएं बेटर मैनेज की जा सकती है, उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है और उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। पीरियड्स के समय होने वाली दिक्कतों से परेशान होकर के बहुत सारी महिलाएं हिस्टेक्टोमी अर्थात गर्भाशय का ऑपरेशन करा लेती हैं, जो हमेशा जरूरी नहीं होता है। इन समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सकता है जो माताएं और बहनें इस उम्र के पड़ाव में झेलती हैं। आइए बात करते हैं डिटेल से कि क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन्हें किस तरह से आसानी से हैंडल किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेनोपॉज होने की जो वजह है वो हार्मोनल है, अर्थात हार्मोन्स का विड्रावल हो जाना, खास करके ईस्ट्रोजन का कम हो जाना और धीरे धीरे करके न्यूनतम स्तर पे आ जाना पीरियड नहीं होने का अर्थात मेनोपॉज की वजह होता है। कोई बीमारी नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि सभी को इस समय में तकलीफें हो। तकलीफ नहीं हो सकती है, ऐसा भी संभव है, लेकिन 2/3 से अधिक लोगों को ये नॉर्मल नहीं होता और उनके शरीर में छोटे मोटे बदलाव आते ही हैं। और ये बदलाव मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। मेनोपॉज के समय होने वाली समस्याएं सबको नहीं होती। किन लोगों को ज्यादा होती है? जिन्हें फैमिली स्ट्रेस अधिक रहता है, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र के अंदर तनाव या जिम्मेवारियां सर्वाधिक होती है। अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारियां, अपने बच्चों की जिम्मेवारियां, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बच्चों की शादियों की चिंता,
बच्चे अगर बाहर चले गए अपने काम के लिए, पढ़ने के लिए, शादी होकर के, तो एक अजीब सा एकांकीपन, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में एम्पैथी नेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, जो लोग किसी भी नशे पत्ते के आदी रही होंगे, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उन लोगों को भी मेनोपॉज के समय होने वाली समस्याएं अधिक होती है। जिन लोगों को कोई और रोग है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड से संबंधित रोग, डायबिटीज, सीलियक डिजीज, गेहूं से एलर्जी, इन लोगों को तकलीफें ज्यादा फील होती है। और ऐसा भी देखने में आया है कि इन लोगों को मेनोपॉज जल्दी भी होना संभव है। इस उम्र में खास करके महिलाओं को, और उनमें भी हाउसवाइफ महिलाओं को, एक सेंस ऑफ अनप्रोडक्टिविटी फील होता है। यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं, मेरा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है, मैं किसी के काम की नहीं हूं, बच्चे अपने मस्त हो गए, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, मैं तो क्या, सुबह से शाम वही मेरा रूटीन। इस तरह के जो मानसिक तनाव है ना, वो भी अपने अच्छे पीक लेवल पे होते हैं, तो उन्हें मेनोपॉज के समय होने वाली समस्याओं के लक्षण सामान्यतया अधिक फील होते हैं। 7 से 10 साल तक मेनोपॉज के समय होने वाले परिवर्तन, लक्षण जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें से प्रमुख है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस का मतलब है बॉडी से सेक निकलना, एकदम से गर्मी फील होना और पसीना आ जाना। मेडिकल लैंग्वेज में इन सिम्टम्स को वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं। हॉट फ्लशेस लगभग सभी मेनोपॉज फीमेल को एक्सपीरियंस होते ही हैं। अचानक से गर्मी लगती है, बिना कारण के गर्मी लगती है, इवन सर्दी के मौसम में भी गर्मी लगती है और पसीना आ जाएगा। कुछ सेकंड से लेकर के 5-10 मिनट तक इस तरह की स्टेज रहती है, फिर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स यानी कि स्वभाव में परिवर्तन, अचानक कोई भी बात पे गुस्सा आ जाएगा, अचानक उदासी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अपनी टॉलरेशन को, अपनी सहन करने की क्षमता को आप कम होते हुए पाते हैं, जरा जरा सी बात पे दुख हो जाता है, कोई बात अगर माइंड में आ गई तो निकलेगी नहीं, आपको एकांकीपन फील होता है, नेग्लेक्टेड फील होता है, अलोन फील होता है, घुटन फील होती है, मन करता है कि कहीं दूर चले जाएं, बाहर चले जाएं, मन करता है कि अकेले रहें, या मन करेगा कि कोई तो कोई मेरे पास रहे। इस तरह के अनेक साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिन्हें क्लब करके मूड स्विंग कह देते हैं, ये लगभग सभी मेनोपॉज की महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। वजन बढ़ने लगता है, खास करके बेली के आसपास, पेट के आसपास वजन बढ़ने लगता है। आप डाइट में कंट्रोल कर रहे हो, आप अपना छोटा मोटा फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, तब भी उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से होता है। आपकी स्किन ड्राई रहने लगती है। ये ड्राइनेस ऑफ स्किन बहुत ही एक विचित्र सी कंडीशन हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, स्किन पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी स्किन, जगह जगह आपको झुर्रियां फील होंगी, बॉडी में लटकन सी फील होगी। ड्राइनेस आंखों में, सिर में, बॉडी के हर अंग में फील होती है। इवन जेनिटलिया में ड्राइनेस फील होती है, उसकी वजह से इचिंग, इरिटेशन, ये सब आपको फील हो सकता है। पेशाब का कंट्रोल पुअर हो जाता है, अर्जेंसी होने लगेगी, तुरंत प्रेशर जब बन गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको तुरंत पेशाब करने जाना ही होगा। जेनेटिलिया पे इचिंग, इरिटेशन, खास खुजली, ये भी एक कॉमन समस्या है ड्राइनेस की वजह से। लिबिडो कम हो जाता है। बालों के झड़ने के साथ साथ हेयर थिनिंग भी देखने को मिलती है।
बाल पतले हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होना कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जिंदगी जिनके बाल नहीं झड़े हों, मेनोपॉज में बाल झड़ना संभव है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो मेनोपॉज के समय होता है वो है बोन डेंसिटी का कम होना। हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाती है, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पेन्स रहने लगता है, इवन कमर का दर्द, बॉडी का झुक जाना, इवन एज बढ़ने के साथ साथ हाइट का कम हो जाना भी देखने में आता है। और ये ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस अर्ली फ्रैक्चर्स को लीड कर सकते हैं। फ्रैक्चर्स जल्दी होने लग जाते हैं, छोटा सा कुछ इंजरी हुई, फ्रैक्चर हो गया। कमर का दर्द तो इस एज की सब महिलाओं को एक्सपीरियंस होता ही है। नींद में कमी आ जाती है, जितनी नींद आप सामान्यतः लेती हैं उससे आपकी नींद कम होने लगती है। जल्दी नींद खुल जाएगी, अगर एक बार नींद डिस्टर्ब हो गई तो दोबारा सो नहीं पाएंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। कोग्निटिव चेंजेस के रूप में आपकी याददाश्त कम होने लगती है, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाने लगती है, पूरी बॉडी में पेन, जिसे आमतौर पे फाइब्रोमाइल्जिया कह देते हैं, ये भी मेनोपॉज के समय अधिकांश महिलाओं को एक्सपीरियंस होता है। और उस बॉडी पेन का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई कारण नहीं मिलता। डिस्पाइट कैल्शियम ठीक, विटामिन डी ठीक, विटामिन B12 ठीक, नींद पूरी, डायबिटीज नहीं, थायराइड नहीं, तो भी फाइब्रोमाइल्जिया के बॉडी पेन को लोग फील करते हैं। और इस बॉडी पेन के कारण थकान फील करना, जितना काम नहीं किया उससे अधिक थकान का हो जाना, और रात के समय सोते समय लेग्स में बेचैनी फील करना, लेग्स में अजीब सा पेन होना, यह भी मेनोपॉज में संभव है। मोटापे की कड़ी में जहां वेट बढ़ता है ना, तो बेली के अराउंड होने के साथ साथ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी देखने को मिलती है। और किन्हीं किन्हीं महिलाओं को ब्रेस्ट में लम्प्स या गांठें भी एक्सपीरियंस होती है, पेन भी फील होता है। महिलाओं को ये सब बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उनकी स्किन झुर्रियां हुई, उनके बाल कम हुए, उनके वेट बढ़ गया, उनको स्ट्रेस रहने लगता है। अपनी बॉडी इमेज के बारे में वो कॉन्शियस हो जाती है, उनको चिंता हो जाती है कि भाई ये तो शरीर का तो ढांचा बिगड़ रहा है, इसका जो डिसफिगरमेंट हो रहा है उससे वो स्ट्रेस में आ जाती है। उन्हें ये फील होता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम बीइंग फीमेल क्या क्या झेलेंगे। अपने नए रोल, अपने नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इस एज में आई होती है, उसके साथ साथ उन्हें अपने शरीर की चिंताएं भी हो जाती है कि ये शरीर पहले जैसा नहीं रहा है। उन्हें हीन भावना भी आ जाती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं नेग्लेक्टेड हूं, अपने बच्चों के द्वारा भी और अपने हस्बैंड के द्वारा भी नजरअंदाज की जा रही हूं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। और इन्हीं चिंताओं में उन्हें हेडेक रहने लगता है, रोना आने लगता है, दुख होने लगता है। कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम की कड़ी में मेनोपॉज के समय या उसके बाद महिलाओं को हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर अधिक रहने लग सकता है। और किन्हीं किन्हीं को वो जो याददाश्त की कमी और कंसंट्रेशन की कमी थी ना, उससे बॉडी में स्लोनेस आ जाती है, और वो स्लोनेस धीरे धीरे उनको डिमेंशिया की तरफ ले जाती है। डिमेंशिया मीन्स माइंड की एक्टिविटी का कम हो जाना, याददाश्त के कम होने के साथ साथ सारे के सारे जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं उनका स्लगिश हो जाना, स्लो हो जाना हो जाता है। ओस्टियोपोरोटिक चेंजेस के बारे में मैं बता चुका हूं। ओस्टियोपोरोसिस आगे जाकर के उनकी कमर का झुकना और बॉडी की शेप का बिगड़ जाने का कारण बन जाता है। उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाती है, घुटने का दर्द रहना, और उनकी चाल ढाल भी नॉर्मल नहीं रहती है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। कैंसर्स
मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल को ये मेनोपॉज के बाद में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो। ये कैंसर्स भी मेनोपॉज के बाद देखने को अधिक मिलते हैं। कभी भी हो सकती है कुछ भी, लेकिन मेनोपॉज के बाद में कैंसर्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज के समय या क्लाइमेट्रिक पीरियड या क्लाइमेट्रिक सिंड्रोम के इस समय में पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स अगर बंद हो गए और 1 साल हो गया तो ऑफ कोर्स वो मेनोपॉज कहलाएगा। लेकिन क्लाइमेट्रिक टाइम में यानी कि पहले क्या क्या पैटर्न होते हैं अपना ये पीरियड्स के होने के, ये पीरियड्स जल्दी हो सकते हैं। जो साइकिल 28 to 32 डेज का होता है वो जल्दी होने लग जाएगा। पीरियड्स लेट होने लग जाएंगे, पीरियड्स हैवी फ्लो होने लग जाएंगे, पीरियड्स कम हो सकते हैं, स्केंटी हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, पीरियड्स ज्यादा दिन तक चल सकते हैं। सभी तरह के पैटर्न्स देखने में मिलते हैं। किन्हीं को फ्लो जो है ना थिन हो गया, किन्हीं को क्लॉट्स हो गए, किन्हीं को डार्क हो गए, बहुत तरह के पैटर्न है। तो ये फिक्स नहीं है कि पीरियड अचानक बंद होंगे, धीरे धीरे बंद होंगे या कैसे होंगे। कभी कभी कुछ दिन के लिए लेट हो रहे हैं तो फिर जल्दी भी हो जाते हैं। तो हर तरह की जो अनियमितताएं हैं वो क्लाइमेट्रिक पीरियड में देखने को मिलती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डॉक्टर से जाकर के परामर्श लेना है और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है। लाइफ स्टाइल से मतलब है कि आप फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा की अपनी कंटिन्यू रखिए। आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, आप जिम करो, आपको करना जरूर है। खुली हवा में बैठना, सूरज के किरणों को बॉडी को लगने देना, अपने उम्र के लोगों के साथ में एसोसिएट रहना, उनसे बातें करना, कंपनी करना, घूमना फिरना, प्रकृति में जाना। अगर आपके परिवार में छोटे बेबी हैं, आपके नाती पोते हैं, उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम बिताना। किसी को नहीं पता कि आपको क्या तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ को शेयर करो, अपने परिवार में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने क्लोज रिलेटिव्स को शेयर करो, डॉक्टर को शेयर करो। घुट घुट के नहीं जीना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं इस पीरियड में अपने इस कंडीशन को अकेले बेयर करती हैं, सहन करती हैं, बताती नहीं है। आपको बताना है, शर्माना नहीं है। मेनोपॉज के समय होने वाली ये समस्याएं बीमारी नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये समय के साथ में रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी के लिए शॉर्ट, किसी के लिए लॉन्ग हो सकता है। आप अपनी लाइफ का फिक्स रूटीन रखें, अपने सोने का, उठने का, जागने का टाइम फिक्स रखें। आप अपना अच्छे से बॉडी की केयर करना, अच्छे कपड़े पहनना, अपना शरीर का जो मेकअप का और सामान्य चीजों का जिसका ध्यान आपने सारी उम्र रखा है उसको आप जारी रखें। खुश रहें, अपनी खुशियों को ढूंढें कि आपकी खुशी किस चीज में है। आप अपनी हॉबीज चाहे लाइफ में नहीं कर पाए, अपना डांस, अपना म्यूजिक, अपना पेंटिंग, कुछ भी लिखना पढ़ना जो नहीं कर पाए, आप उसको अब भी कर सकते हैं। इट इज नेवर लेट। अपने खाने का ध्यान रखें, गुड न्यूट्रिशियस डाइट लें, ऐसी डाइट ना लें जिससे वेट पुट ऑन होता है। आप हरी सब्जियां, फल, सलाद ये चीजें ज्यादा खाएं। प्रोटीन का ध्यान रखें, कैल्शियम का ध्यान रखें और अगर कैल्शियम और विटामिन डी लो है उनके सप्लीमेंट भी ले लें, कोई बुराई नहीं है। और विटामिन डी के लिए तो अगर आप 15-20 मिनट रोजाना राइजिंग सन के समय धूप एक्सपोज लेती हैं, सन का एक्सपोजर लेती हैं, तो विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं। अपनी नींद का भी ध्यान रखें, पूरी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा दिन में भी आराम कर लें। ओवर टायर्ड वर्क ना करें। जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बेयर नहीं कर सकती हैं उन्हें ना लें। ना कहना सीखें, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी।
आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिना मन के कुछ भी ना करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट इस समय बॉडी के मैनेजमेंट के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेवारी है कि उनका ख्याल रखें, उनको हर्ट ना करें, उन्हें खुश रखें, उनको समझें, उनको सानिध्य और कंपनी दें। लेकिन ज्यादा जिम्मेवारी पर्सन की खुद की होती है। दूसरों को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या अच्छा लगता है। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काउंसलर आपको सोचना समझना एक नए एंगल से सिखा देते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको जो बुरा लगता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मैं तो फालतू हूं, मैं किसी काम के नहीं हूं, बच्चे मेरी केयर नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बॉडी ठीक नहीं रह गई है, मैं अट्रैक्टिव नहीं रह गई हूं, मुझसे उतना काम नहीं हो रहा है, ये जो नेगेटिविटी भर गई है ना, इसको सही करने में काउंसलर आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके इंप्रूव कर सकते हैं। एज ए मेडिसिन कुछ खास नहीं होता है। मेरा अभिप्राय एलोपैथिक मेडिसिन से है। अगर वो देंगे भी तो आपको हार्मोन थेरेपी दे देंगे, लेकिन कब तक देंगे? कभी तो वो हार्मोन हटाने ही होंगे ना। तो हार्मोन थेरेपी टेम्परेरीली आपको कुछ समय के लिए अच्छा फील करा सकती है, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी कुछ खास नहीं है। अपने आप में हिस्ट्री या जो कंडीशन है वो स्पष्ट है कि आपको मेनोपॉज का टाइम चल रहा है और वो साइन सिम्टम्स उस वजह से हुए हैं। लेकिन फिर भी आप अगर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो जनरल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, जनरल इन्वेस्टिगेशन मेरा मतलब है आपका जनरल सीबीसी, हीमोग्लोबिन, आपका कैल्शियम, विटामिन डी, आपका B12 की एग्जामिनेशन, डायबिटीज, थायराइड अगर है तो वो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। और जो हार्मोन के टेस्ट होते हैं LH, FSH और प्रोजेस्टेरोन, इन चीजों को भी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जांच करने से क्या होगा? वो तो कम होने ही है। आपको अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। ऑफ कोर्स होम्योपैथिक दवाइयां इस समय रामबाण की तरह हेल्पिंग होती है। होम्योपैथी में मेनोपॉज के समय होने वाली सभी समस्याएं ठीक की जा सकती है। ये दवाइयां कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, ये तो आप जानते ही हैं। और मेडिसिन का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किया जाता है। अर्थात आपको क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या तकलीफें हो रही हैं, आपकी बेसिक नेचर कैसी है और इन दिनों आपके अंदर क्या बदलाव आ गए हैं। आपकी भूख, प्यास, नींद, मोशन, यूरिन, स्टूल, सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, खाने पीने में पसंद क्या हो गया है, क्या नफरत हो गई है, मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, क्या आपको परेशान कर रहा है इन दिनों एज ए थॉट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसी हो गई है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, ये सब चीजें मिला के होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव होता है। और जो कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप इनमें से कोई दवाई वेटरनरी का रेफर करके या डॉक्टर की राय से ले सकते हैं। और ये दवाइयां हैं कल्केरिया कार्ब, पल्सटिला, लेकेसिस, सल्फर, ग्रेफाइट्स, सिपिया, नेटरम्यूर, आयोडियम, सेबाइना, कोनियम। बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में आप कल्केरिया फोस 6x, साइलिशिया 6x, नेट्रम सल्फ 6x, कल्केरिया फ्लोर 6x आदि दवाइयां लेते रहेंगे तो आपके शरीर में आने वाले इस पीरियड को आप आसानी से बेयर कर लेंगे और जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो आपकी मैनेज हो जाएंगी और आपका यह पीरियड बहुत ही कंफर्टेबल और एक प्लेजरेबल बनाया जा सकता है, लाइफस्टाइल और होम्योपैथी दोनों को मिला करके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको समझ करके। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं।
नमस्कार।